अध्याय 8 दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी जिसने पुराने राजघरानों और तानाशाही राजव्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई, जब वहां के सम्राट जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानों को धराशायी कर गई। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां साम्यवादियों की सरकार बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी, मगर वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके तहत हर वयस्क महिला व पुरुष, अमीर और गरीब सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था कि वह वर्साई संधि की शर्तों को पूरा करे, और वहीं दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा उफन रहा था। 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट गहराया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। इसका फायदा उठाकर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आई और तेजी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई, जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार, राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, निराश्रितों, बीमारों व वृद्धों की देखभाल करना आदि राज्य ने अपने जिम्मे ले लिया। इस तरह के राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देश सन 1929 की मंदी से उभर पाए। 2.1 रूसी क्रांति। युद्ध के पूर्व में रूस। सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म और जातीयता के लोग अलग अलग भागों में रहते थे, जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में थी, जिनका नेतृत्व वहां का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय, जार यानी सम्राट, करता था। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास सर्फ के रूप में रखा गया था। किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों की आज्ञा के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। 1861 में जार की एक घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली, मगर अब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। जार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ जमीन किसानों को दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हुए, मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालतों में फंस गए। लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी के न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। अभिजात्य भूस्वामी व जार मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे, जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचाता था। इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती गई।
आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हुए। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बना। उद्योग और मजदूर। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस के राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायतें दी। इस कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहां एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। वहां बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालातों पर काम करना पड़ता था। सन 1905 की घटनाएं। जार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार नहीं थे। जगह जगह गुप्त संगठन बने जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया। इस कारण जार का दबदबा कमजोर हुआ। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर, राजधानी में मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन पर गोली चलाई गई और 1000 से अधिक लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। इनको देखते हुए जार ने कई राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा गया, की स्थापना हुई। लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुंचे। जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। उसका अधिवेशन भी जार अपनी सुविधानुसार बुलाता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाया गया, जिसके चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया या घोर ठंडी जगह साइबेरिया में काला पानी की सजा दी गई। युद्ध और 1917 की क्रांतियां। दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शांति बनी रही, मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग जार का समर्थन करने लगे। लेकिन 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी। 23 फरवरी 1917 रूस में प्रचलित कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिनों का अंतर था। वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी थी। को महिला दिवस पर पेट्रागार्ड, राजधानी पीटर्सबर्ग का नया नाम, शहर की महिला मजदूरों ने शांति और रोटी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों व सैनिकों के जुलूस निकलने लगे और सैनिकों व पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से मना कर दिया। हर कारखाने में मजदूरों की सभाएं हुई, जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया। इन सभाओं को सोवियत पंचायत जैसा एक रूसी शब्द कहा जाता था। गांव में किसान भी किसानों के सोवियत बनाने लगे और भूस्वामियों के महलों तथा दुकानों को लूटने लगे।
इस प्रकार चंद दिनों में ज़ारशाही की सत्ता समाप्त हो गई और हर जगह लोग खुद की मर्जी से चलने लगे। देखते देखते पूरे शहर में 2-4 दिनों में ही पुराने शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली। जार का गद्दी छोड़ना। पेट्रोग्राड सोवियत और वहां के जन सामान्य के आक्रोश को देखते हुए डूमा ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दे। जार की सेना में भी विद्रोह फैल गया, जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च को गद्दी त्याग दी। इस घटनाक्रम को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। डूमा के मध्यम वर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसे अस्थायी सरकार कहा गया। यह अस्थायी इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा गठित हो, जिसके नियमानुसार स्थायी सरकार बनेगी। उन दिनों पेट्रोग्राड सोवियत का नेतृत्व 3-4 समाजवादी दलों के प्रतिनिधि कर रहे थे। वे यह मानते थे इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है, जिसे देश में लोकतंत्र, भूमि सुधार और शांति लाना है। वे मानते थे कि सोवियतों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से या पुराने शासकों की वापसी को रोकना है। लेनिन और अक्टूबर क्रांति। इस बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमजोर होने के कारण वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को जमीन दिलवाएगा। इसलिए सोवियत, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता हथियार लेना चाहिए और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरू में मजदूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार की कमजोरियां उजागर हुई तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था, तो वे बोल्शेविक के विचारों को अपनाने लगे। अक्टूबर 1917, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे रूस के सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला, शांति संबंधित ऐलान, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई, और दूसरा, जमीन संबंधित ऐलान, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन वितरण का निर्णय था। हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। दूसरी ओर कारखानों में मजदूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागीदारी दी गई। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले। इसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि ज़ारशाही के तहत जो भी राष्ट्र रूसी साम्राज्य द्वारा दबाए गए थे, वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिनलैंड, लटेविया, एस्टोनिया, यूक्रेन जैसे देश इस प्रकार स्वतंत्र हुए। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता करके युद्ध समाप्त किया, लेकिन इस संधि के द्वारा रूस को बहुत अधिक जमीन जर्मनी को देनी पड़ी। सन 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबराई हुई थी, लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे, अब रूस के साथ हो लिए और यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी देशों का संघ की स्थापना हुई। स्टालिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाली
और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। औद्योगिकरण। क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई। अब उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की चुनौती थी। युद्ध, क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई। कृषि का सामूहिकरण। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने और जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही। 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगिकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। 1929 से 1932 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई, उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ, निरक्षरता में भारी कमी आई और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादक कार्य पर भी जोर दिया गया। रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे, रूस के विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते रहे, लेकिन इसके बावजूद सोवियत रूस अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा। सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। दूर दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले को इससे प्रेरणा मिली और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। 2.2 भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। रूस ने पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकारा। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिक जोर था। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत बड़ा धक्का सन 1929 की भीषण मंदी से लगा और अपने आप को बदलने पर विवश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई थी कि सभी देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी, लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई जो 1933 तक यानी 4 साल तक बनी रही। हालांकि उसके बाद फिर विकास का दौर शुरू हुआ, लेकिन 1939 तक मंदी का असर बना रहा। आर्थिक मंदी यानी क्या? अक्सर चीजों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वे बिक नहीं पाती हैं और माल की कीमत कम होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे मजदूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। अब वे और कम सामान खरीद पाते हैं, जिसके चलते मंदी और गहरा जाती है। 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय
जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही, अमेरिका के किसान ने उत्पादन खूब बढ़ाया, जिसके लिए वे बैंकों से बहुत उधार भी ले रखे थे। भीषण मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट से हुई। शेयर बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमा रही हो तो अधिक लोग उसके हिस्से खरीदेंगे और उनका दाम बढ़ जाएगा। अगर घाटा हो रहा हो तो जिनके पास उसके हिस्से हैं वे भी बेचने लगेंगे और खरीदने वाले नहीं होंगे। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के निवेशकों ने पाया कि कोई कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही थी और सभी घाटे में चल रहे थे। अचानक 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्सों की कीमत तेजी से घटती गई। जिनके पास शेयर थे वे बेचने के लिए आतुर थे, मगर खरीदार नहीं थे। बैंकों का दिवालिया निकल गया और जिन्होंने उनमें पैसे डाल रखे थे उनकी जमा पूंजी गायब हो गई। औद्योगिक और कृषि संकट के चलते राष्ट्रीय आय कम हो गई। अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया? उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर निर्भर था। अपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया। भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर सबसे कम पड़ा और वहां उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई दूरगामी असर नहीं था। लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। 1929 की भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए और बहुत तेजी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हुआ। अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जॉन कीन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। उसने न्यू डील की घोषणा की, जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया, जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी आई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता न हो, कल्याणकारी योजनाएं बनाई गईं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजनाएं भी बनाई।
यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें राज्य सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई, जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अध्याय 9, दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक पूरे यूरोप में व्याप्त था। इस महायुद्ध को मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के धरती, आकाश और समुद्र की सीमाओं में लड़ा गया। इसमें हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के आधार पर इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। यह युद्ध कई आने वाली मानवीय पीढ़ियों के इतिहास में एक ऐसे अनुभव के रूप में याद रखे जाने वाली घटना थी, जो अपने परिणाम के फलस्वरूप फिर से पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ा कर गई, जहां पूरी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई थी और विनाश का विभत्स मंजर धरती के हर देश में फैलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। पूरी दुनिया विचारधाराओं और अपनी सामाजिक वर्चस्व को केंद्र बिंदु मानकर युद्ध के चक्रव्यूह के चारों ओर घूमने लगी, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और दक्षिणपंथ की विचारधाराएं प्रमुख थी। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाह विचारधाराओं के विरुद्ध में थी। उदारवादी लोकतंत्र संवैधानिक रूप से सरकार के पक्ष में थी, जिसमें चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकार का गठन के पक्ष में थी जो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने, लेकिन इस संविधान में धनी वर्ग की प्रधानता मुख्य रही, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार प्रभावी रूप से हावी हो गया। लेकिन उदारवादी व्यवस्था उस देश में अधिक सफल रही जहां पहले से ही संपन्नता थी, जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद। इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावित होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना कर रहे थे। 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग था। किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनैतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी सब बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फांसीवाद विचार कहे जाने लगे। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फांसीवाद पार्टियां उभरने लगी। फांसीवाद कई प्रकार के थे, मगर उनमें कुछ बातें समान थीं। पहला, वे अति राष्ट्रवादी थे। वे यह जताते थे कि राष्ट्र ही थी एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। दूसरा, वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का द्वंद्व या संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे, ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके सब पर थोपे। तीसरा,
वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। चौथा, वे लोकतंत्र विरोधी थे। फासीवादी यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। पांचवा, वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते। 6. वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। फासीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए राज्य के मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया जाता है। 7वां, जर्मनी जैसे देशों में फासीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा जमाना था। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनीतिक दलों व मजदूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फासीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फासीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी, 1934 में सत्ता में आई। 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे। पहला, जर्मनी के लोग वर्साई संधि के जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज और आहत थे और जब उन्हें हर साल उसका हर्जाना विजयी देशों को देना पड़ा तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वे एक ऐसे नेता की तलाश करने लगे जो जर्मनी को इस शर्मिंदगी से उबारे। जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 और 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित था। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। ऐसे में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण मध्यम वर्ग से असंतुष्टि भी बढ़ी। उग्र राष्ट्रवादी नाजी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई। 1932 के चुनावों में नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। Folgendes habe ich namens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung zu erklären. Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle in dem Friedensvertrag auferlegten Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. हिटलर ने उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। हिटलर ने अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध
और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान एवं जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। अपने भाषणों में हिटलर जर्मन आर्य नस्ल को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताता था। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस एवं एसडी, सुरक्षा सेवा जैसी नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण किया गया तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए। इनके अलावा 1939 तक कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्युदंड दिया गया। नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य। नाजी शासन के अंतर्गत संपूर्ण लोक प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति न होकर हिटलर के प्रति होती थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाजी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनना अनिवार्य था। नाजी शासन ने अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इसके तहत भारी उद्योगों को, विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिला। रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के तहत सबको रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया। इस परियोजना के तहत विशाल सड़कों का निर्माण, शस्त्र उत्पादन तथा फॉक्सवैगन कार निर्माण प्रमुख थे। इन प्रयासों से जर्मनी महामंदी के प्रभाव से उबर तो पाया, मगर उसके औद्योगिकरण का मुख्य ध्येय युद्ध था और युद्ध करने पर ही वह अर्थव्यवस्था कायम रह सकती थी। नाजी शासन ने संकीर्ण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया। नाजी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा नियंत्रित थी। जर्मन इतिहास का महिमा मंडन किया गया तथा विज्ञान में नस्लीय विज्ञान को प्रमुखता से पढ़ाया जाने लगा। यहूदियों व अन्य का नरसंहार। मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है और जर्मन में सभी समस्याओं का कारण है। यहूदी विरोधी विचारों ने नाजी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। यहूदियों एवं जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगी एवं इसे अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार। 9-10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरे जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए। हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को अंततः मार डाला जाएगा। उन्हें गुलामों जैसे काम करना पड़ा और 1941 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस चैम्बरों में मार डाला गया। इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया,
जहां भी जर्मन सेनाओं ने कब्जा किया वहां 161 के यहूदियों को अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया और अंत में उन्हें विषैली गैसों के माध्यम से मार डाला गया। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोश जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाजी शासन ने यह कह के मार डाला कि इनके कारण जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएगी। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकास्ट नाम से जाना जाता है। विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध। 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष्य वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः सशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। 1935 में हिटलर ने वायुसेना एवं सेनाओं में अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की, जो सीधे तौर पर वर्साई संधि की अवहेलना थी। 1936 में ही हिटलर ने इटली के फांसीवाद शासक मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फांसीवादी सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया और अपने नए हथियारों व सैन्य व्यवस्था का परीक्षण किया। इस बीच हिटलर ने भांप लिया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से अभी भी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे। ब्रिटेन की इस नीति को हिटलर तुष्टीकरण नीति कहते हैं। इसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। 1939 के अंत में उसने सोवियत रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सहमत हुए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। पोलैंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उससे विश्व स्तब्ध रह गया। पोलैंड के समर्पण के बाद वहां के अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग, शिक्षक आदि को चुन चुनकर मार डाला गया ताकि पोलैंड को कोई नेतृत्व न दे। हिटलर ने यह कहा कि गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य हैं जो गुलाम बनने के ही लायक हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर वह अंततः पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन सैनिकों को यह बताया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं जो जर्मन नस्ल के आगे टिक नहीं पाएंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। जर्मनी ने उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्जा कर लिया। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों पर हमला किया। इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। 1941 में जापान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर। इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य धुरी राष्ट्रों को हराना था। 1942-43 में स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुंह देखा। उसके बाद सोवियत सेनाएं आगे बढ़ती गईं और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में ले लिया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 1942 से ही दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आज़ाद करने में लगे थे और वे भी धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़े। इस बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। बर्लिन पर जीत के बाद
अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। मानव ने अब तक इतना भयावह, विनाशकारी और क्रूर युद्ध नहीं देखा था। एक ओर हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें स्थापित की, तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर गिराए गए एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया। इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दुगने यानी लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। इसमें होलोकास्ट में मारे गए 60 लाख यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल हैं। सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहां 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो कि वहां की जनसंख्या का लगभग 20% थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान्य नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मरे। पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें प्रत्येक नागरिक, स्त्री और पुरुष युद्ध में शामिल हुए। ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार हों। यह एक तरह से 19वीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था। जैसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना 20वीं सदी के पहले 50 वर्ष इतने भयावह रहे क्योंकि मानव समाज ने जिन चीजों को अपने हित के लिए बनाया उन्हीं को काबू में नहीं रख सका। उल्टा मनुष्य अपनी इंसानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर गया। हाना का सूटकेस। जापान में एक होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाया गया ताकि वहां के लोगों को इसके बारे में पता हो। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑशविट्ज यातना शिविर से कुछ सामग्री आई थी, जिसमें से एक सूटकेस सबको आकर्षित कर रही थी। यह उन सूटकेसों में से था जिनमें विषैले गैस कमरों में मारे गए लोगों के सामान थे। सूटकेस पर लिखा था हाना ब्रेडी, जन्म 1931, अनाथ। यानी इस अनाथ बच्ची को उसके 13वें साल में मारा गया था। इस पर जापानी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। वह कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, उसे क्यों मारा गया आदि। पर संग्रहालय की निदेशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे, तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की। कई वर्षों बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नोवे मेस्टो शहर में रहता था। वे यहूदी थे। जब 1939 में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि में जाने पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था। धीरे धीरे उन्हें नाजी यातना शिविरों में ले जाया जाने लगा। एक दिन हाना की माँ को ले जाया गया और दूसरे दिन पिता को। तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी। उसके जन्मदिन पर माँ ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था, जो उनसे मिली आखिरी खबर थी। भाई और बहन अब अकेले थे। 14 मई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिविर भेजा गया, जहां वे 2 साल रहे। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑशविट्ज भेज दिया गया, जहां उसे गैस से मार दिया गया। भाई गुलामी कर रहा था। इस बीच नाजियों का राज खत्म हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिए गए हैं। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई है। मैं आज भी हाना के नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ। मैं उसे बचा नहीं सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े आदि सामान खरीदा गया। इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई
और आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मरे। यह अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ, मगर सेना के लिए सरकार द्वारा खरीदी के कारण अभाव से उत्पन्न हुआ। व्यापारी मौके का फायदा उठाकर अनाज की जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाकर लोगों को बचाया जा सकता था, मगर उपनिवेशी शासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन उसी समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बढ़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए। विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, इसको लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन में गहरे मतभेद उभरे। कुछ लोगों को लगा कि हमें मौके का लाभ उठाना चाहिए और जर्मनी और जापान से मदद लेकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से प्रमुख थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया और वहां से नागालैंड और मणिपुर की ओर बढ़ने लगे। गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे नेता इसके विरुद्ध थे। वे मानते थे कि जर्मनी और जापान की अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को जर्मनी का समर्थन किए बिना अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन साम्यवादी मानते थे कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही तीनों धाराएं फिर से साथ हुई और नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेता आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गए और साम्यवादी दल भी फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीन देशों ने यह तय किया कि सर्वप्रथम नाजी शासन व्यवस्था को विघटित करना है। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया गया, लेकिन केवल 11 को मृत्युदंड दिया गया। बाकी को कारावास और आजीवन कारावास मिला, जो कि उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। फिर एक बार यूरोप का नया नक्शा बनाया गया। यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया, अब वह रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बना। जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बने। जापान में वहां के राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिकी तत्वाधान में चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी और उसने एक नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों के आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई, ताकि युद्ध से जिन देशों का विध्वंस हुआ था वे फिर से विकास करें। इस बीच यह प्रस्ताव आया कि यहूदियों के लिए उनके पौराणिक शहर यरूशलेम के आसपास एक अलग देश बने। यह वास्तव में अरब लोगों के क्षेत्र में था और अरब लोग व वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया। फिर भी अमेरिकी सरकार की मदद से 1948 में यहूदियों का देश इस्राएल बना। संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास शुरू हुआ। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय
और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। राष्ट्र संघ मुख्य सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही काम करता था और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवा सके। उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया। ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया गया और प्रत्येक को यह अधिकार था कि वह किसी भी निर्णय पर आपत्ति होने पर उसे रोक सकता था। इसे वीटो अधिकार कहते हैं। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की आम सभा भी होती है, जिसमें कई मसलों पर विचार विमर्श और निर्णय होता है। इनके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ, जिसमें देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां ठीक से लागू हो। देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बनाई गई, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 70 वर्षों से विश्व में शांति, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल रहा है।